ईरान, ये नाम सुनते ही ना जाने कितनी ही तस्वीरें दिमाग में घूमने लगती हैं। लेकिन नक्शे पर दिखने वाला ये देश सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। नहीं, ये तो इस दुनिया की सबसे पुरानी और कह सकते हैं सबसे जिद्दी सभ्यताओं में से एक की कहानी है। तो सवाल यही उठता है कि कोई सभ्यता आखिर 3000 साल तक इतने हमलों के बीच कैसे जिंदा रह सकती है। मंगोल, यूनानी, न जाने कौन कौन। इन सब के बावजूद वो क्या चीज है जो ईरान को बार बार, हर बार राख से उठ खड़े होने की हिम्मत देती है। ये जो बात है ना, ये एक फीनिक्स की कहानी बताती है। जानते हैं ना, वो पक्षी जो अपनी ही राख से दोबारा जन्म लेता है। ये कहानी है एक ऐसी कल्चरल सर्वाइवल की जिसे आज हम समझने वाले हैं। मतलब ये सिर्फ बचना नहीं था, ये तो हर तूफान के बाद अपनी पहचान को और भी ज्यादा मजबूती से थाम लेना था। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं वो पहली ताकतें कौन थीं जिन्होंने पर्शियन स्टेट की यानी फारसी साम्राज्य की नींव रखी। तो शुरू में ईरानी पठार पर कई पावर्स थीं। एलाम जैसी बहुत पुरानी सभ्यताएं थीं। और फिर आए इंडो ईरानी कबीले, मीडीज और पारसी। अब मीडीज ने तो पहला ईरानी साम्राज्य बनाया, लेकिन वो फारसी थे जिनकी किस्मत में दुनिया का इतिहास बदलना लिखा था। साइरस द ग्रेट, इनका नजरिया अपने जमाने से बहुत बहुत आगे था। जहां दूसरे हमलावर सब कुछ तबाह कर देते थे, वहीं साइरस ने लोकल ट्रेडिशंस की इज्जत की। और यही उनकी जो अनोखी पॉलिसी थी, उसने उनके अकेमेनिड एम्पायर को इतिहास में एक बहुत ही खास जगह दी। अकेमेनिड साम्राज्य सिर्फ बहुत बड़ा ही नहीं था, बल्कि कमाल का ऑर्गेनाइज्ड भी था। सोचिए उस जमाने में एडवांस्ड सड़कें, प्रांत जिन्हें वो सत्रप कहते थे, और एक स्टैंडर्ड टैक्स सिस्टम, ये सब कुछ था। और उनकी राजधानी परसेपोलिस, वो सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि उनकी ताकत का एक जबरदस्त सिंबल था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास में कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। और फिर आया अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी सिकंदर महान। उसकी बिजली की तेजी से हुई जीत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। परसेपोलिस की आग की लपटों में अखेमेनिड दौर का अंत हो गया और फारस एक नए, एक अनिश्चित दौर में चला गया। और यहीं से ईरान की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। बार बार हमला हुआ, बार बार उसे जीता गया, लेकिन ईरान ने हमेशा अपने हमलावरों को ही अपनी संस्कृति में ढाल लिया। कमाल है ना। सिकंदर के बाद यूनानियों ने राज किया, बिल्कुल किया, लेकिन फारसी पहचान कभी मिटी नहीं। पार्थियन और ससानियों जैसे जो लोकल ईरानी राजवंश थे, उन्होंने धीरे धीरे सत्ता वापस अपने हाथ में ले ली। ये एक बहुत धीमी पर पक्की वापसी थी, जिसने ये साबित कर दिया कि ईरानी जज्बे को दबाया नहीं जा सकता। फिर आई 7वीं सदी। अरब प्रायद्वीप से एक नई ताकत का उदय हुआ। उस वक्त तक जो ससेनियन साम्राज्य था, वो काफी कमजोर हो चुका था और उसका पतन हो गया। इस्लाम के आने से ईरान हमेशा के लिए बदल गया और वो एक नई इस्लामिक दुनिया का हिस्सा बन गया। और ये पैटर्न, ये सिलसिला चलता रहा। जब तुर्क सेल्जुक शासक आए तो उन्होंने भी फारसी कल्चर की ताकत को पहचाना। भले ही वो बाहर से आए थे, लेकिन उन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आर्ट के लिए, लिटरेचर के लिए फारसी भाषा और तौर तरीकों को ही अपनाया। और फिर आया वो वक्त जिसे ईरानी इतिहास का सबसे काला दौर कहा जाता है, मंगोलों का हमला। शहर के शहर बर्बाद कर दिए गए। ऐसा लगा कि ये सभ्यता अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ भी वो फीनिक्स राख से फिर उठा। वक्त के साथ मंगोल शासकों ने खुद इस्लाम और पारसी संस्कृति को अपना लिया, और वो जो तबाही थी, वो आखिरकार एक नए कल्चरल रीबर्थ की वजह बन गई। अब हम ईरान के इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जिसने ना सिर्फ उसकी सरहदें बल्कि उसकी आत्मा को भी नए सिरे से गढ़ा। साल था 1501। ये एक टर्निंग पॉइंट था। इस्माइल प्रथम ने सफ़ेद साम्राज्य की नींव रखी और एक ऐसा फैसला लिया जो ईरान की पहचान को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उन्होंने 12th शिया इस्लाम को स्टेट रिलीजन यानी राजकीय धर्म बना दिया। इस एक फैसले ने ईरान को उसके ताकतवर सुन्नी पड़ोसियों जैसे ऑटोमन एम्पायर से हमेशा के लिए अलग कर दिया। और यहीं से एक यूनिक, एक खास फारसी शिया पहचान बनी जो आज भी ईरान की पॉलिटिक्स और कल्चर के दिल में है। सफ़ीदों के दौर में, खासकर शाह अब्बास प्रथम के ज़माने में, ईरान ने एक सुनहरा दौर देखा। उनकी राजधानी इस्फहान दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक बन गई। यहाँ की कला,
यहाँ की वास्तुकला ईरान की इस नई मजबूत फारसी शिया पहचान का एक शानदार नमूना थी। अब आते हैं 20वीं सदी में। यहाँ ईरान के लिए चैलेंज बदल गए। अब लड़ाई तलवारों से नहीं थी, अब जंग थी राजनीति की, तेल की और विदेशी दखलंदाजी की। ये टाइमलाइन दिखाती है कि मॉडर्न ईरान को बनाने में कितनी उथल-पुथल हुई। संवैधानिक क्रांति से लेकर तेल के राष्ट्रीयकरण तक और फिर आखिर में 1979 की इस्लामी क्रांति, हर एक घटना ने देश के भविष्य की दिशा तय की। 1953 का तख्ता पलट, ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। एक चुनी हुई सरकार को गिराने में विदेशी ताकतों का हाथ। इस एक बात ने ईरानियों के मन में वेस्ट के लिए एक गहरा शक पैदा कर दिया, जिसका असर आज तक महसूस होता है। और आखिरकार शाह के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बढ़ती नाइंसाफी, राजनीतिक दमन और विदेशी ताकतों पर निर्भरता, इन सब वजह से लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। इस जन आंदोलन ने सदियों पुरानी राजशाही को उखाड़ फेंका और एक नए इस्लामिक रिपब्लिक की नींव रखी। तो इस लंबे और पेचीदा इतिहास के बाद आज ईरान कहाँ खड़ा है? उसकी जबरदस्त विरासत का भविष्य क्या होने वाला है? एक दिलचस्प बात यह है कि हमारा सोर्स एक काल्पनिक भविष्य के साथ खत्म होता है। वो एक और विनाशकारी लड़ाई की कल्पना करते हैं, लेकिन नतीजा क्या? राष्ट्र फिर भी कायम रहता है। ये बात उसी ऐतिहासिक पैटर्न पर जोर देती है कि बाहरी दबाव ईरान को नुकसान पहुंचा सकता है, उसे तोड़ सकता है, लेकिन शायद खत्म नहीं कर सकता। और हम भी इस कहानी को इसी आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। हजारों सालों के हमलों, पतन और पुनर्जन्म के बाद ईरान का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसी सभ्यता है जिसने बार बार साबित किया है कि वो अटूट है, लेकिन इसका अगला अध्याय वो अभी लिखा जाना बाकी है।